हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो आपको ना केवल ग्रेड फर्स्ट में काम आने वाले हैं बल्कि रीट में भी काम आने वाले हैं। और इन जनरल आपको यूजीसी या एनटीए नेट में भी काम आएंगे। सो हियर वी गो। हम आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़ें, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी पढ़ें उनको डिटेल में पढ़ें। ओके, सो हियर वी गो। हम सबसे पहले बात करेंगे एलेगरी की। अल्फ़ाबेटिकली हैं। एलेगरी जो वर्ड है ये लेटिन एलेगोरिया से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है कुछ और इम्प्लाई करना, कुछ और, मतलब कह आप कुछ रहे हैं और उसके थ्रू आप वर्ड कुछ और उसके थ्रू आप इम्प्लाई कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो इसी से ही अगर अपन देखें तो एलेगरी जो है एक सिंपल स्टोरी होती है जिसमें एक लार्जर जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी के बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में। और इस कहानी के जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे में रिप्रेजेंट रियल लाइफ फिगर्स का मतलब है कि हो सकता है आप जो बात इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। उसमें जो कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर की कॉपी या उनसे इंस्पायर्ड हो, है ना। जैसे कि अपन एनिमल फार्म की बात करते हैं। एनिमल फार्म जो है जो कि जॉर्ज ऑवेल का नोवेला है, उसको भी एक मॉडर्न डे एलेगरी माना गया है, जो कि एक्चुअली रशिया में जो जार का शासन खत्म करके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाई गई थी उसके ऊपर एक्चुअली है, और उसके जो नुकसान है उसके बारे में बात करती है। लेकिन वो बात जो है वो एक्चुअल फिगर्स के नाम नहीं लिए जाते हैं कि जार उसमें नाम लिया जाए या उसमें लेनिन का नाम या जो भी नाम लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर जो नाम लिए जाते हैं वो किसके हैं? एनिमल्स के हैं। और उनके थ्रू बात जो है वो क्या कही जा रही है कि टोटलिटेरिज्म जो है उसके नुकसान क्या हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दी जाए अंधा होकर, अंधभक्त बनकर, उसके नुकसान क्या हैं। एंड डोंट टेक दिस वर्ड अंधभक्त एज in context of India. I'm neutral. So sometimes situations in the story may echo stories from history or modern day life without ever explicitly stating this connection. मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया अभी, वो एग्जांपल यहाँ पर भी लागू होगा इस बात पर भी कि एनिमल फार्म में आपको कहीं भी ये नहीं कहा गया कि नेपोलियन जो है वो कौन है, जो पिग है वो एक्चुअल लाइफ में कौन था, या जो अपना एनिमल फार्म के पहले जो फार्म्स का मालिक जो था वो एक्चुअली जार था या नहीं था। तो इस बारे में हमें साफ साफ नहीं कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को उसको पढ़ने से पता लगता है कि हाँ भाई ये बात चल रही है। तो एक्चुअली एलेगरी जो है इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ विजुअल इमेज और स्टोरी विद अ सेकंड हिडन मीनिंग, आप ऐसा बोल सकते हो। नाउ एलेगरीज जो हैं उसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दे आर सिमिलर टू मेटाफोर्स। मेटाफोर के समान होती हैं। मेटाफोर छोटा होता है और एलेगरी एक बड़ा मेटाफोर है, आप ये बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज इन मेटाफोर एज वेल वी मेक कंपेरिजन टू समथिंग एल्स। हालांकि डिफरेंस क्या है? एलेगरीज आर कंप्लीट स्टोरीज इन देमसेल्व्स विद कैरेक्टर्स, वाइल मेटाफर्स जो हैं वो छोटे ब्रीफ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो एक लाइन या दो लाइन में आ जाते हैं। ईसोप जो है उसकी फेबल्स, फॉक्स ऑन द ग्रेव, इस तरह के एलेगरी के एग्जाम्पल हैं जो आगे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ग्रिड और वैनिटी लिखा हुआ जो है उसकी कहानी है। और आज जो है मैंने आपको बताया भी, जॉर्ज ऑवेल जो है उसका जो नॉवल है, सैटिरिक नॉवल है एनिमल फार्म, उसको भी एलेगरिकल डिपिक्शन माना गया है। टोटलिटेरियन स्टेट जो है, मतलब जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दी जाए, सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति बन जाए, उसके बारे में बात करता है। एक्चुअली रशिया के बारे में बात करता है ना। तो बात थी आपकी एलेगरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल डिवाइस की, एलिट्रेशन की। सिंपल मैंने इसलिए बोला बिकॉज कॉमन है बहुत ज़्यादा। एलिट्रेशन जो है इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप इसमें साउंड ऐड कर लेना चाहो तो, बिकॉज साउंड इज इम्पॉर्टेंट हेयर, ना कि कॉन्सोनेंट खुद। और दो रिपीटेशन जो है ऐसा एक जनरल रूल सा बना हुआ है कि अगर हो तो अच्छा रहता है, वही एलिट्रेशन माना जाना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, आप इसमें देख सकते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, ब की साउंड आ रही है। वाइट फॉर्म फ्लू, फ की आवाज़ आ रही है। फ अगेन फ की आवाज़ आ रही है ना। कॉलरीज जो है इसमें। इसके बाद एस में स की आवाज़ आ रही है ना। रॉबर्ट फॉस की पोएम है ये। बिकॉज टाइम है इसमें, आप आराम से पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं इसको।
अगेन स्काई एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया कॉलरीज, ये भी स की साउंड आ रही है, एलिट्रेशन। एंड अल्फ्रेड टेनिसन जो है उसकी पोइम में से है ना, फ्लाई ओवर वेस्ट फेंस एंड विंडी फील्ड्स। अब देखिए इसमें जो साउंड्स हैं वो चिपक कर नहीं आ रही हैं, आप ध्यान देना। फ की साउंड 3 बार आई है इसमें, और याद रखना उस जगह पर भी हम एलिट्रेशन मानेंगे जहां पर कोई साउंड डोमिनेंट हो जाए, चाहे वो चिपक कर नहीं आ रही हो आपस में, है ना, तो भी उसको हम क्या मानेंगे, एलिट्रेशन मानेंगे। इसी तरह से जॉन मिल्टन की जो पोइम है पैराडाइज लोस्ट, उसमें भी ये ब साउंड जो है 3 बार आ रही है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डिवाइस जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज अलूजन, और याद रखना इसको एल्यूजन नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अलूजन। ओके, अलूजन जो है इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस, है ना, ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और प्लेस। ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये एक किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट, मीनिंग आप अपने किसी भी वर्क में अगर एक पासिंग रेफरेंस दो, किसी भी व्यक्ति का नाम ले दो, किसी भी घटना का नाम ले दो, किसी भी प्लेस का नाम ले दो, और उसको एक्सप्लेन नहीं करो, पासिंग रेफरेंस मैंने इसलिए बोला है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलूजन बोलते हैं। और ये कैरेक्टर, ये प्लेस रियल या फिक्टिशियस कैसे भी हो सकते हैं, बट एक बात याद रखना आप कि ये एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, मतलब पहले से। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया खुद का ही फिक्टिशियस नाम बना के या कैरेक्टर बना के उसका नाम ले दिया और आप आगे बढ़ गए, तो फिर वो अलूजन नहीं होगा ना, वो किसी को समझ नहीं आएगा वो, बिकॉज अलूजन ऑलरेडी बहुत ही क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जिस कल्चर से आप हैं उसका कोई अलूजन अगर आता है तो आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि हिंदी में मैं कहूँ कि एक तू है इतना आलसी और एक भागीरथ था, और इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं, तो एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के लिए या इंग्लिश कल्चर वाले व्यक्ति के लिए ये नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा समझना कि यहाँ पर भागीरथ का मतलब क्या था, मतलब भागीरथ क्यों कहा। सो ये अलूजन होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक, डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने रोमियो की तरह बिहेव मत करो ना। रोमियो वैसे तो हम शायद में भी कुछ लोग रोमियो जो हैं वो शेक्सपियर से जोड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन रोमियो की एक इमेज दिमाग में बनी हुई है हम लोगों की, रोमियो मतलब जो लवर टाइप इंसान होता है। लेकिन हाँ, ये रेफरेंस जो है कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर का जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, जो कि जूलियट का एक पैशनेट लवर था रोमियो, इसलिए रोमियो किसी को भी बोलोगे आप, इसका मतलब होगा कि बहुत ही प्यार करने वाला टाइप। एक छोटी सी इमेज देने की कोशिश की है मैंने, चॉकलेट वॉज हर एक्यूलीज हील। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया है, और ये भी अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो ये भी एक अलूजन हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसको पता नहीं है कि एक्यूलीज का मतलब क्या होता है, एक्यूलीज हील का मतलब क्या होता है, उसके लिए ये बात अधूरी रह जाएगी। तो अलूजन जो होते हैं वो ऑल्दो दे मेक द वर्क अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दे ऐड टू द चार्म ऑफ द वर्क, है ना। तो और वो राइटर की उस कल्चर से जो पहचान है, या उस कल्चर से जो उसका जो नॉलेज उस कल्चर का, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो अलूजन इट इज अ काइंड ऑफ पासिंग रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और प्लेस विच कैन बी रियल और फिक्टिशियस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, वो है एनाफोरा। एनाफोरा जो है मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाई हैं खूब सारे, में आया भी है। होता क्या है ये कि इट इज द रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ फ्रेज, इट कैन बी अ क्लॉज, और इट कैन बी अ होल सेंटेंस एज वेल। सो ये रिपीटेशन होता है, ये रिपीटेशन कहाँ होगा, सेवरल कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस और वर्सेस टू एम्फसाइज एन इमेज और अ कॉन्सेप्ट, है ना। आप किसी चीज़ को अगर एम्फसाइज करना चाह रहे हो तो आप जनरली क्या करते हैं, एनाफोरा का यूज़ करते हैं वर्ड्स को रिपीट करके। अब आप ये मत समझिएगा कि किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा जोर देकर बोलना चाहते हैं, इम्फेटिक तरीके से बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ एनाफोरा ही उसका एक तरीका, ऐसा नहीं है, बट एनाफोरा एक तरीका है उनमें से। तो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ लेना, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे we shall not flag or fail, we shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the year। अब आप देख सकते हैं मैंने बोल्ड लेटर जो किए हैं, we shall रिपीट हो रहा है ना, कंसेक्यूटिव लाइंस में। इसी तरह से डिकन्स का जो टेल ऑफ टू सिटीज का जो पहला ही पैराग्राफ है, बिगिनिंग है, उसमें आप देखिए
इट वॉज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है एनाफोरा का। तो याद रखना ये जो एग्जाम्पल है ये एनाफोरा के अलावा भी कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आगे आएगा अपन बात करेंगे ना। फिलहाल मैं इस सस्पेंस को बनाए रखूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस लाइंस हैं, हर लिटरेचर पढ़ने वाले को ये लाइंस याद होंगी, है ना। इसमें पूरी की पूरी जो सेंटेंस है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो लास्ट में 2 लाइंस में रिपीट किया गया है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन थी। एमिली डिकिंसन की बड़ी फेमस 4 लाइन्स हैं। Mine by the right of the white election, mine by the royal seal, mine by the sign of the scarlet prison, bars cannot conceal. Now ये जेल जो है किसी भी तरह से मेरे 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 इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। माइन को यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। तो ये बात थी एनाफोरा की। आगे बढ़ते हैं। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो है बच्चों, वैसे मैं जितना पढ़ा है मैं इतना आपको बोल सकता हूँ निश्चिंत होकर कि एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो अभी भी काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं। सो अपन बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में, समझेंगे इनको ताकि हमें परेशान करना बंद कर दें। सो एंटीथेसिस जो है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करते हुए या अपोज करते हुए आइडियाज़ को जक्स्टापोज आमने सामने रख दिया जाता है। ओके, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इस कॉन्ट्रास्ट को वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंसेस के माध्यम से प्रकट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, याद रखना बच्चों, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, है ना। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अगर ये नहीं होगा तो ये एंटीथेसिस नहीं होगा, याद रखना। और इन तीनों में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो पैदा होता है वो एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में ही होता है ना। पर याद रखना, पैरेलल स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है, बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर या बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है और उन सेम स्ट्रक्चर्स में 2 सेंटेंस आपको दे रखे हैं, मान लीजिए, उन सेम स्ट्रक्चर्स में आपको अगर कोई कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है तो वो एंटीथेसिस होगा। अब आप यहाँ देखिए, एक्सट्रीमिज्म इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी इज नो वाइस, मॉडरेशन इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इज नो वर्च्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना केवल अपोजिंग आइडियाज हैं बल्कि कॉन्ट्रास्ट भी है, बल्कि पैरेलल स्ट्रक्चर भी है। देखिए, मॉडर्निज्म, एक्सट्रीमिज्म इन, मॉडरेशन इन, डिफेंस ऑफ लिबर्टी, द परस्यूट ऑफ जस्टिस, इज नो वाइस इज नो वर्च्यू। यहाँ वाइस वर्च्यू अपोजिट हो गए और यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेशन अपोजिट हो गए। 2 अपोजिट है, लेकिन उसके अलावा स्ट्रक्चर देखिए आप, है ना, पैरेलल स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर आपने बी फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद आपने जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है और सेम वही सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ब्रूटस जो है वो कहता है कि नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। सेम वही स्ट्रक्चर है, आई लव्ड सीजर लेस, आई लव्ड रोम मोर। यहाँ पर लेस, मोर, और यहाँ पर सीजर और रोम। अब आपको लगेगा सीजर और रोम कैसे कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट है, सीजर इज अ पर्सन एंड रोम इज अ कंट्री। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, जूलियस सीजर से लिया गया है। गेटे क्या बोलते हैं? लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब आपको स्ट्रक्चर देखने लगी होगी, लव इज, मैरिज इज। अब यहाँ पे इज जो है इसका एलिप्सिस हुआ है, खा गए हैं, जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। राइटर्स ऐसा करते हैं, पोप ने भी ऐसा किया है। पोप का जो एग्जाम्पल है, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ पर भी इस खा गया है वो, ये भी एक एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। आप बाकी एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम से दोबारा आएगा, ये वापस आ गया है। देखिए यहाँ पे बेस्ट, वर्स्ट, विजडम, फुलिशनेस, बिलीफ, इनक्रेडुलिटी, है ना, लाइट, डार्कनेस। स्ट्रक्चर पैरेलल हैं और अपोजिट वर्ड्स हैं, आइडियाज हैं। तो याद रखना, एंटीथेसिस में अपोजिंग वर्ड्स या आइडियाज होंगे और पैरेलल स्ट्रक्चर होगी, आमने सामने 2 सेंटेंसेस रखे होंगे और उनकी स्ट्रक्चर या तो पूर्णतया कंप्लीटली मिलती होगी या फिर ऑलमोस्ट मिलती होगी। वो एलिप्सिस वगैरह के कारण, एक आधी वर्ब खाने के कारण हो सकता है कि वो थोड़ी सी अलग लगे, अदरवाइज वो सेम होगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड अफोरिज्म। अफोरिज्म आपने जब बेकन पढ़ा था, या हमने जब बेकन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अफोरिज्म जो है, इट इज अ वेरी ब्रीफ सेइंग which conveys a moral and it's also a very concise statement of principle or percept given in the pointed words। याद रखना, pithy words, pointed word, कम वर्ड यूज करते हुए, अगर आप बहुत ही कम शब्दों में, मतलब अगर आप बहुत ही पॉइंटेड बात करते हुए कोई बहुत ही
गंभीर बात जो लाइफ मॉरल्स या यूँ कहें कि कोई प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, आदर्शों की बात कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अफोरिज्म बोल सकते हैं। ये देखिए अब लाइफ इज शॉर्ट आर्ट इज लॉन्ग, हालांकि ये लाइफ इज शॉर्ट आर्ट इज लॉन्ग जो है ये आपको एंटीथेसिस भी लगेगा, बट सी है, एंटीथेसिस भी है, अफोरिज्म भी है, नो प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, डेंजरस, रीजनिंग, डिफिकल्ट, बट यहाँ पे अगर आगे का पार्ट डाल दिया जाएगा तो फिर आप इसको अफोरिज्म बोलना ज़्यादा पसंद करोगे बजाय इसके कि एंटीथेसिस बोलने के। पोप कहता है कि सम प्रेज एट मॉर्निंग व्हाट दे ब्लेम एट नाइट। एमर्सन बोलता है इमिटेशन इज सुसाइड। फ्रैंकलिन बोलता है कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। कम शब्दों में बहुत ही गंभीर और पर हाँ एक बात है कि अफोरिज्म पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जाम्पल बेस्ड बनने की बजाय डेफिनेशन बेस्ड बनेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स में अफोरिज्म को ढूंढना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नियर टू इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रफी। अगेन जब हमने ओड पढ़े थे तो हमने अपोस्ट्रफी पढ़ा था। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको इस डेफिनेशन की बजाय सीधी बता देता हूँ कि इफ अ पोइट और अ राइटर स्टार्ट्स टॉकिंग टू एन इनएनिमेट और डेड और इवन एन एब्सेंट पर्सन। एब्सेंट पर्सन से अगर कोई बात करेगा तो हमें पॉइंट पढ़ के नहीं पता लगेगा, बट इनएनिमेट और डेड पर्सन को अगर आप एड्रेस करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रॉफी बोलेंगे, है ना। ज़्यादातर ओ वर्ड इसमें आता है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है पहचानना इसको अगर आपने इसको डेफिनेशन को पढ़ लिया तो। अब देखिए डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ को एड्रेस कर रहा है वो, है ना। रोल ऑन दाउ डार्क एंड डीप ब्लू ओशन, ओशन को एड्रेस कर रहा है ना, बायरन जो है। और सर वॉल्टर रैली जो है वो किसको, डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, ओ एलेफेंट जस्ट एंड माइटी डेथ। इसी तरह से ये जो हमने पॉइंट पढ़ी थी ओड ऑन ग्लेशियर, उसमें देखिए पूरा ही ओड होगा तो अपोस्ट्रॉफी होगा। मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये जो है एक्चुअली प्रीस्ट जीवित होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रीस्ट एब्सेंट है और ये डेथ भी है, बिकॉज ये कहाँ पर है, ये अर्न पे बना हुआ है ना। मून को बोल रहा है यू सॉ मी, बात कर रहा है। कोई अगर बात करता है पोएट किसी से डायरेक्टली, जो इनएनिमेट हो या डेड हो या एब्सेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये सब एग्जांपल आप देख लेना, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। नेक्स्ट इज असाइड। असाइड जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी भी ड्रामा में कोई कैरेक्टर जो है वो जिन दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है उनसे बात करना छोड़कर साइड में आता है। असाइड है ना, साइड है ना, साइड में आता है और ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बात करता है, या ऑडियंस को एड्रेस करते हुए नहीं बोल सकते आप, ऑडियंस की तरफ मुंह करके बात करता है ना। और बाय जनरल ट्रेडिशन आप ये बोल सकते हो कि दिस स्पीच इज अनहर्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, है ना। हैमलेट में अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, मैकबेथ में टाइम दो एंटिसिपेटेस्ट माय ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। ये एग्जांपल्स हैं किसके, असाइड के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन इज असोनेंस। असोनेंस और एलिट्रेशन जो है उसमें एक समानता और एक असमानता है। समानता ये है कि रिपीटेशन होता है, असमानता ये है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हैं और यहाँ पर जो है वाउल साउंड रिपीट होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाउल साउंड किसी वर्ड की बिगिनिंग में हो, वो वर्ड के बीच में भी हो सकती हैं, इट डजंट मैटर। एग्जाम्पल देखिए, फ्लीट, फीट, स्वीप, ई साउंड, स्लीपिंग, गीक्स, पूरे में ही ई की आवाज़ है। Hear the mellow wedding bells, mellow wedding bells, 3 bells, 4 ई है लिखा हुआ और एक ही साउंड रिपीट हो रही है। Hear the small fields pause where the chalk wall falls to the foam and its tall ledges, ओ की साउंड रिपीट हो रही है, it's called assonance। Autobiography जो है it's a story of a person written by himself or herself, है ना, एंड उसके खुद के द्वारा लिखी की कहानी है ना। और इसमें एक चीज़ याद रखना, इंट्रोस्पेक्शन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना पूरी जीवन की कहानी होती है, इंट्रोस्पेक्शन इसमें होता है, मतलब कि आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया जग में, है ना, सब बातें इसमें आती हैं। गांधी की स्टोरी जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और नीरज सिंह चौधरी जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। दीज आर सम फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी।
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटोबायोग्राफी और एक टर्म होती है मेमोir, MEMOIRS, मेमोir, ऑटोबायोग्राफी से काफ़ी मिलता जुलता है। और याद रखना कि ऑटोबायोग्राफी में इंट्रोस्पेक्शन होता है और पूरी लाइफ की कहानी होती है, क्योंकि मेमोयर में खुद की कहानी होती है लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, और पूरी लाइफ की कहानी ना होकर वो लाइफ के कुछ हिस्से की या किसी एक पर्टिकुलर घटना की या कुछ पर्टिकुलर घटनाओं की कहानी भी वो हो सकती है। तो ये फ़र्क है ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। हालांकि सुनने में दिखने में लगता है मेमोयर्स होगा ये, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मेमोयर। दिस वाज ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ बैलेड। सिंपल भाषा में बोलें तो बैलेड इज अ स्टोरी सॉन्ग, एक ऐसी कहानी जो आपको गाकर सुनाई जाए, है ना। हम कथा सुनाते तुमको श्री राम की, नॉट वट एवर एक्चुअली, सॉरी, श्री राम की कहानी तो वट एवर हो ही नहीं सकती। तो बैलेड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच इज़ जनरली नैरेटिव, आई मीन टेलिंग अ स्टोरी, विच इज़ ऑल्सो सेट टू म्यूजिक, है ना। जैसे कि कॉलरीज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर, रडियर्ड किपलिंग के बैरक रूम बैलेड्स, ऑस्कर वाइल्ड का बैलेड ऑफ रीडिंग डॉल, कीट्स के ला बेल डैमसेंस मर्सी, एडगर एलन पो का ब्राइडल बैलेड, सर वॉल्टर स्कॉट के ब्रोडर बैलेड्स, ये सब बैलेड के एग्जाम्पल हैं। और इसमें भी क्योंकि पूरी पोएम होती है तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ना बनकर आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना, अ नैरेटिव पोएम, ए पोएम विच टेल्स अस अ स्टोरी, है ना। जनरली द स्टोरी इज सॉन्ग। बायोग्राफी जो है एक रिटन अकाउंट होता है किसी भी पर्सन के जीवन का, जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, उसके खुद के द्वारा लिखा नहीं जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ड्राइडन, जिन्होंने 1683 में 1683 में क्या कहा था बायोग्राफी को, कि इट इज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ्स, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास। और ऐसा कहा जाता है कि विलियम रोपर की द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर जो है वो इंग्लिश की पहली बायोग्राफी थी, द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर। जॉनसन की द लाइफ ऑफ द पोइट्स, जेम्स बॉसवेल ने फिर जॉनसन की लाइफ लिखी, तो ये भी एक बायोग्राफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स की डेफिनेशन की बात करें तो अनराइम्ड लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर आर कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। ऐसी लाइन्स जिनमें राइम तुकबंदी नहीं मिल रही हो लेकिन मीटर हो, प्रत्येक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर हो। आपको याद होगा आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्ब का मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस, पेंटामीटर का मतलब 5 मीटर यानी कि 10 फीट। और अगर ऐसी लाइन्स आपस में राइम नहीं करती हैं, तुकबंदी नहीं करती हैं, तो उसे ब्लैंक वर्ड्स कहा जाएगा। ओके, और ब्लैंक वर्ड्स जो है वो ड्रामा के लिए सबसे सूटेबल रहा है, बिकॉज अगर उसको आप हीरोइक कपलेट बना दोगे, अगर आप राइम करोगे तो अजीब लगेगा, क्योंकि बोलचाल में कोई भी तुकबंदी यूज नहीं करता है। इसलिए ड्रामा के लिए अनराइम्ड लाइन्स बेस्ट रहती हैं, इसे ब्लैंक वर्ड्स कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्टन और सैकविल दोनों ने गॉर्बोडक नाम की एक ट्रेजेडी लिखी थी, उसमें पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया था। बट ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको आता है, क्रिस्टोफर मार्लो को। और उन्होंने इतना शानदार तरीके से ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया था कि उन्हें उसके द्वारा यूज किए गए ब्लैंक वर्ड्स को मार्लोज माइटी लाइन्स कहते हैं, मार्लो की पावरफुल लाइन्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी सिजोरा। सिजोरा जो है बहुत सिंपल टर्म है, कोई खास महत्वपूर्ण भी नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना है इसमें, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो आप डेफिनेशन देख लो कि एक नेचुरल पोज जो आता है लाइन में, पोइट्री हो चाहे वो प्रोज हो, अगर किसी लाइन में कोई पोज आता है तो उस पोज जहाँ पे आपको रुकना पड़े तो उसे सिजोरा बोलते हैं। और इसको याद रखना, आपको जो बात वो क्या है, इसको 2 स्लैंट बार्स, 2 झुकी हुई, इसको आप वर्टिकल बार्स भी बोल सकते हो, उससे व्यक्त किया जाता है। इंग्लैंड पोज आएगा यहाँ पे, हाउ आई लॉन्ग फॉर दी, टू err is human, to forgive divine, know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man, placed on the isthmus of middle state, a being darkly wise, यहाँ भी आएगा, यहाँ पे स्लैंट बार्स नहीं है ना, कि लगाना भूल गया मैं, and rudely great। तो सिजोरा क्या है, a natural pose in the line of poetry or prose, जिसको कि 2 vertical bars, 2 वर्टिकल डंडे जो है लगाकर व्यक्त किया जाता है। इस बात को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है, फिर भी आई टेल यू। हमने क्या पढ़ा था हमने, माय लास्ट डचेस। एक टाइप है लिरिक पोएम का
ये, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो कि पोइट नहीं होता है, वो पूरी की पूरी ऐसी स्पीच बोलता है जो उस पोइम को बनाती है। वो पर्सन जो है वो किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के ग्रुप से भी बात कर रहा हो सकता है, परंतु हमें डायरेक्टली बताया नहीं जाता कि पोइट द्वारा कि वो व्यक्ति सुन रहा है इसको। हम केवल क्लूज से ये जान पाते हैं कि ये व्यक्ति किससे बात कर रहा है। जैसे हमने माई लास्ट डचेस पढ़ा था, तो हमें क्लूज मिले तो हमें पता लगा कि जिससे बात कर रहा है वो एक एनवॉय है, एक एमिसरी है, एक राजदूत है या दूत है। तो एक चीज़ जो इसमें लिखने से रह गई वो ये है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है एनालिसिस होता है उस कैरेक्टर का, उसके बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसा था, वो कैसा है, उसके बारे में हमें पता लगता है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ के। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसको मास्टर या फादर जो भी बोल लो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का माना जाता है। उसके सबसे फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जो कौन कौन से हैं, माई लास्ट डचेस जो आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट ग्रेड के, एंड्रे डेल सार्टो, अ लास्ट राइड टुगेदर, वन ऑफ माय फेवरेट पोइम्स, अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये सब उसके फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। टेनिसन ने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, आप सर्च करना नेट पे, टेनिसन के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं, इट इज एन एलिजी। ओके बच्चों, एलिजी जो है अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज मेडिटेटिव पोइम। मेडिटेटिव मतलब जो किसी एक बहुत ही गहन और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे कुछ सोच रहा हो या कुछ रिफ्लेक्शन प्रकट कर रहा हो, लेकिन लिरिक पोइम होती है बिकॉज इट्स पर्सनल। ये लेमेंट करती है, दुख मनाती है किसका, किसी अपने, किसी पब्लिक पर्सन, कोई फ्रेंड या लव्ड वन की डेथ का। लेकिन बाय एक्सटेंशन हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी लिरिक पोइम जो ह्यूमन मोर्टेलिटी की थीम पे बात करे कि मनुष्य जो हैं नश्वर हैं। जैसे आपको सुनते ही याद दिमाग में आया होगा टॉमस ग्रे की पोइम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि किसी एक व्यक्ति की मौत पे नहीं बल्कि जनरल थीम ऑफ मोर्टेलिटी पे बात करती है। अगर हम बात करें तो कुछ मैंने वर्क्स के नाम दिए हैं, नाइट थॉट्स, ग्रेव, है ना, और बेस्ट नोन ऑफ दिस पोइम्स एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751 में, 1741 में लिखना शुरू किया था, 42 में सॉरी, 9 साल लगे उनको ये पोइम लिखने में, लेकिन जब लिखी और लिखकर सामने आई तो कितनी पॉपुलर, कितनी अच्छी पोइम सामने आई, आप इसके गवाह हैं, खुद आप पढ़ चुके हैं। ये पोइम सेकेंड ईयर में लगती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, एलिजी का ये एक सब टाइप देखें अगर, पेस्टल एलिजी, जिसके बारे में सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार। तो पेस्टल एलिजी जो है उसमें क्या होता है कि एक शेफर्ड के रूप में एक पेस्टल बैकग्राउंड में, ग्रामीण परिवेश में जो मोर्नर्स होते हैं, चाहे वो गॉड्स हैं चाहे वो एंजल्स हैं, वो आते हैं और किसी एक व्यक्ति की डेथ को मोर्न करते हैं। याद रखना, रूरल बैकग्राउंड होगा और शेफर्ड गडरिए के भेष में रोने वाले जो लोग होंगे, चाहे वो एंजल्स हैं चाहे वो गॉड्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो आएंगे और एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ को मोर्न करेंगे, दुख उसका मनाएंगे। पेस्टल एलिजी के जो एग्जाम्पल है मैं आपको अगर बताना चाहूँ, सबसे फेमस एग्जाम्पल है मिल्टन की लिसिडस, शैले की एडोनिस, आर्नल्ड की थेरेसिस। ये कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। मैंने आगे इनका नाम भी दिया है कि किन किन की डेथ पे लिखे गए थे। लिसिडस जो है एडवर्ड किंग की डेथ पे, शैले की डेथ पे एडोनिस, और आर्नल्ड ने लिखा था जो थेरेसिस वो आर्थर ह्यू क्लाफ की डेथ पे लिखा था। ओके, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है एपिक। एपिक के बारे में अपन एक एक लाइन में बात करते हैं। एपिक जो है एक लेंदी, लंबी पोइम है। पहली बात तो नैरेटिव, कहानी सुनाती है। ऑर्डिनरी कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट, कोई मजाक की बात नहीं चल रही होगी, बहुत ही ग्रैंड सब्जेक्ट होगा। हीरोइक डीड्स होंगे उसमें, और ऐसे इवेंट्स होंगे जो एक पूरी कल्चर या पूरे नेशन के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पर्सनल कहानी लिख दी और कोई उसका महत्व नहीं होगा। रामायण, महाभारत, पूरी कल्चर, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। हीरोइक डीड्स होंगी, है ना, और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होंगे। हीरोज भी लार्जर देन लाइफ होंगे और विलन्स भी लार्जर देन लाइफ होंगे। ऐसे विलन होंगे जिनका सिर कटता है तो एक सिर और उग जाता है, जितनी बार सिर काट लो वो मरता नहीं है। ऐसे हीरो होंगे जो एक तीर से पेड़ों की लंबी कतार को काट सकते हैं, है ना। तो इस तरह की हीरोज, विलन होंगे, हीरोइक डीड्स होंगी। और याद रखना, इसमें जो
दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो यह है इन्वोकेशन, उसमें आप म्यूज़ को, गॉडेस ऑफ पोइट्री को इन्वोक करोगे, और दूसरा उसमें सुपर नेचुरल मशीनरी जो है होनी बहुत ही आवश्यक है। मतलब उसमें ऐसे कैरेक्टर या ऐसे पात्र होंगे जो ह्यूमन बींग्स ना होकर या ह्यूमन बींग से कहीं पावरफुल होंगे। इंग्लिश में आप सब लोग जानते हैं पैराडाइज लोस्ट जो है वो मिल्टन का बहुत ही फेमस एपिक है। पैराडाइज रिगेन भी है, होमर का एलियड और ऑडिसी, डेंथी का डिवाइन कॉमेडी, ये सब बहुत ही फेमस एपिक्स हैं। तो ये बात थी एपिक की। आज का वीडियो जो है मेरे चैनल वीडियो से काफ़ी लंबा हो गया है, सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। बाकी बातें करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।